हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर फिजिक्स का क्लास 11 के लिए, दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट लेक्चर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 2 3 4, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो हमने किया था दैट इज़ मैथमेटिकल टूल्स, वो इसका थोड़ा सा ट्रेलर था, मूवी से पहले का ट्रेलर था। अब हम चलेंगे पूरी स्टोरी के ऊपर, जो मेन हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर। सो वो है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, यू नो अबाउट स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एक सीधी लाइन, दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या होती है? जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, मतलब आप उसको जितना चाहो बड़ा चढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो अब बात रहेगी मोशन की। अब मोशन क्या होता है? आपने 9th क्लास के अंदर मोशन पढ़ा था कि कैसे चीज़ें हैं जो रेस्ट पे होती है, कैसे वो मोशन में होती है, क्या होता है, कैसे होता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताऊँ कि अगर कोई चीज़ टाइम के साथ अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनको बदल लेती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। यानी कि चेंज इन सराउंडिंग्स टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उसके जो आसपास की चीज़ें हैं वो बदल रही हैं तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, अगर टाइम के साथ उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो नहीं बदल रही हैं, दैट इज़, तो उसको हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है। तो दो चीज़ें पता लगी, एक तो चीज़ मोशन में है यानी कि चल रही है, एक रेस्ट पे है यानी कि रुकी हुई है। एक टेबल के ऊपर बुक रख दी जाए, टाइम के साथ 10 बजे देखोगे वहाँ पे है, 12 बजे देखोगे वहाँ पे है, 2 बजे देखोगे वहाँ पे है, तो टाइम के साथ उसकी जो सराउंडिंग्स है वो नहीं बदली, रूम है वही वो टेबल है, उसी के ऊपर वो पड़ी है 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप उसको उठा के बाहर या कहीं और नहीं लेके जाते वो वहीं पे पड़ी रहती है। दैट इज़ नोन एज द पोजीशन ऑफ रेस्ट। जब आप क्या करते हो, उसको बुक को उठा के, एक नॉर्मल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आप घर आते हो, स्कूल बैग है उसको रख देते हो, पूरी रात जो स्कूल बैग है मान लो वहीं पे पड़ा रहता है, दैट इज़ नोन एज रेस्ट। सुबह आप जब स्कूल का टाइम होता है बैग उठाते हो, लेके बस स्टॉप जाते हो, बस स्टॉप से स्कूल जाते हो, स्कूल से क्लास में जाते हो, क्लास से वापस घर में आते हो, तो वो बैग के जो आसपास की चीज़ें वो लगातार बदल रही है। आप घर से, अपने घर से बाहर निकले, बस स्टॉप आया, बस स्टॉप की पर चीज़ें कुछ और है, वैन में आप मूव कर रहे हो, लगातार आपके आसपास की चीज़ें, अलग अलग गांव आ रहे हैं, अलग अलग शहर आ रहे हैं। उसके बाद में स्कूल में आपके क्लास का सराउंडिंग जो है वो चीज़ें बदल रही है, वापस जब आ रहे हो तो भी बदल रही है। तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो या आपके सराउंडिंग्स जो है वो टाइम के साथ बदल रही है तो उसको बोला जाता है मोशन। सो मोशन एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है हमारा फिजिक्स के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव, हर जो चीज़ है वो यूनिवर्स के अंदर मूव करती है, चाहे वो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, चाहे वो सन है वो गैलेक्सी के अराउंड मूव करता है, यानी कि मोशन के अंदर है वो। ठीक है, अब मूव करने का देखो, अर्थ है जो मूव कर रही है तो क्या होता है, सराउंडिंग्स बदलती रहती है ना, दिन रात होते रहते हैं। अगर वो मूव नहीं करेगी तो दिन रात नहीं होंगे। सूरज की जो पोजीशंस है वो बदलती रहती है क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, सूरज के आसपास घूमती है, अपने आसपास जो है वो घूमती है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी टाइम के साथ, उसकी समय के साथ उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो जगह है वो अगर बदल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, मोशन में बोला जाता है। यानी कि जैसे आपका स्कूल बैग है, सुबह आपने उठाया, स्कूल गए हो, स्कूल से वापस घर आए हो, फिर आपने स्टडी अगर करनी है तो फिर जाओगे, तो वो लगातार उसकी पोजीशंस है वो बदल रही हैं। वहीं आपकी कुछ नॉर्मल बुक्स हैं या आपकी मान लो लास्ट ईयर की जो बुक्स हैं, तो जब तक आपको उसमें से कुछ लास्ट ईयर का कंसेप्ट नहीं देखना, आपको उनको नहीं उठाओगे तो वो 2 महीने 4 महीने वहीं पे पड़ी रहती है, दैट इज़ नोन एज रेस्ट। सो इसके बाद में हमारे पास 2 ब्रांचेज होती हैं किसकी, फिजिक्स के अंदर मोशन की। यहाँ हम 2 ब्रांच, नॉर्मली हम 2 ब्रांचेस लेके चलते हैं फिजिक्स की। जब हम बात करें ना रेस्ट की और मोशन की, 2 ब्रांचेस हम लेके चलते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस होती है फिजिक्स की। जब मैंने आपको शुरू में फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो करवाया था फर्स्ट चैप्टर में, तब मैंने आपको डिफरेंट उसकी ब्रांचेस के बारे में करवाया था। थर्मोडाइनमिक्स होती है, क्वांटम फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स होती है, डायनामिक्स होती है, काइनेमेटिक्स होती है, मैकेनिक्स होती है, तो काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है। तो यहाँ पे हम किससे डील कर रहे हैं, 2 तरह की ब्रांचेस से डील कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक। ओके, सो काइनेमेटिक बेसिकली क्या होती है, काइनेमेटिक देखो, इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट लुकिंग एट द कॉज ऑफ द मोशन। हमने इसमें क्या करना है, जस्ट मोशन देखना है ऑब्जेक्ट का। हमने ये नहीं देखना कि उसका कॉज क्या था, कि वो हमने देखना है कि आपकी बॉडी जो है वो चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, किस वजह से वो चली है, वो हमने नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल बैग है, चाहे वो आप उठा के लेके जाओ, चाहे वो आपकी मदर है वो बस स्टॉप तक उठा के लेके जाए, फादर उठा के लेके जाए, कोई भी उठा के लेके जाए, आपका स्कूल बैग मोशन के अंदर आ गया।
या आपके घर पे कोई कार है या नॉर्मली जो व्हीकल्स होते हैं उसको चाहे कोई मर्जी ड्राइव करके लेके जाए, चाचा ताया मामा, आप खुद ड्राइव करके लेके जाओ, हमने सिर्फ मोशन देखना, ये नहीं देखना कि उसको चला कौन रहा है या वो किस वजह से चली है। ठीक है, हम ये बोलेंगे कि जो बाइक है, अब देखो आप रोड के ऊपर एक बाइक को देखते हो, वो चलता हुआ जा रहा है, आप बोलोगे कि ये बाइक जो है वो मोशन में है। अब आपको क्या पता वो कौन चला रहा है, वो किस वजह से उस बाइक को चला के लेके जा रहे हैं, कहाँ वो जा रहा है, कब वो रुकेगा, किस वजह से, या वो कैसे वो चल रही है, आपको नहीं पता। ठीक है, सो हमें ये पता है कि वो जो बाइक है वो चलती हुई जा रही है सड़क के ऊपर। ठीक है, सो दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या करेंगे, हम मोशन को रिलेट करेंगे, इट रिलेट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू द फोर्सेस व्हिच कॉज देम। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल हो, चेंज जिसके अंदर आता हो। ठीक है, अब चेंज जिसके अंदर आ रहा है, या डायनामिक्स यानी कि जो वेरिएबल होती है, तो वेरिएबल के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से चला है या क्यों। एक आपके पड़ोसी कहीं पे जा रहे हैं, उनको आपकी मदर थोड़ी पूछेगी कि तू कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कब वापस आएगा, क्यों करेगा। एक आप जा रहे हो तो आपको तो पूछेंगे ना क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कब वापस आएगा। तो उनको आपकी मदर को कॉज पता करना है, तो वो आपकी मदर जो है दैट प्लेज द रोल ऑफ डायनामिक्स। बट आपका पड़ोसी कहीं पे जा रहा है तो उससे वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो आपका पड़ोसी है वो काइनेमेटिक्स है, क्योंकि वो गया जरूर है, आपने उसको जाते जरूर देखा आपकी मदर ने, पर कॉज नहीं पता कि वो क्यों गया है। बट आप घर से जाओगे तो उनको कॉज पता होगा, दैट इज नोन एज डायनामिक्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मैं बात बताऊं तो जैसे इसका नाम है वैसी उसकी बात है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई वस्तु, कोई चीज के बारे में। पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा, ये पॉइंट है। ओके, इस पूरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है, ये कितनी अहमियत रखता है। कोई एकदम से आएगा उसको तो ये दिखेगा भी नहीं। ठीक है, सो अपने बैकग्राउंड के, अपनी सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू बहुत छोटा होना इज नोन एज पॉइंट होना। और पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू छोटा होना। ठीक है, इफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने साइज के अकॉर्डिंग। अब एक आदमी है वो पूरी जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगा के आ जाए, अर्थ का चक्कर लगा के आ जाए, तो वो पॉइंट मास ही कहलाएगा, क्योंकि कितनी बड़ी अर्थ है। पूरे वो यूनिवर्स का चक्कर लगा ले तो दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब आपको एक फनी सी एग्जांपल देते हैं इसकी। आप कहीं कभी यहाँ गए हो, यहाँ गए होगे, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, सालासर, बहुत मतलब जहाँ पे बालाजी की, हनुमान जी की जो है वो पूजा की जाती है। एक छोटी सी चींटी है, वो क्या करे, यहाँ से चले, अबोहर से चले, सालासर जाके वापस आ जाए, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ से वो कितना दूर है और वहाँ पे जाके वो वापस आ जाएगी। चींटी कितनी होती है, ये इतनी होती है, इस पॉइंट जितनी होएगी। ठीक है, वो जाके सालासर जाके वापस आ जाए, तो चींटी के विद रिस्पेक्ट टू वो सालासर कितना दूर है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज, बहुत छोटी चीज या कोई भी चीज अपने से, अपने साइज से, अपनी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है या अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेती है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, ये थोड़ी फनी एग्जांपल, कोई बात नहीं। उसके बाद में बात करते हैं रेफरेंस सिस्टम्स की। देखो, हम रेफरेंस क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को हमने ऑब्जर्वेशन मानना होता है, हम उस ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी चीज़ को रेफरेंस लेके उस चीज़ के बारे में बात करना। ओके, किसी भी चीज़ को रेफरेंस लेके हम बात कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी मान लो कोई मान आ रहा है, कोई फ्रीडम फाइटर्स थे या जो फ्रीडम की जो फाइट हुई थी उसके अंदर गांधी जी को मान लेना कि गांधी जी ने ये किया था, गांधी जी ने ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था, पूरे एक्सप्लेन करना एक गांधी जी को पॉइंट ऑफ व्यू मान के, या एक रानी लक्ष्मीबाई को मान के, और पूरी जो फ्रीडम फाइट थी इंडिया की उसको एक्सप्लेन करना। तो वहाँ पे रेफरेंस कौन है, लक्ष्मीबाई। या भगत सिंह की बात अगर हम करते हैं तो भगत सिंह एक थे, गांधी जी अहिंसा पे बात करते तो अहिंसा से रिलेटेड यानी कि नॉन वायलेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज फ्रीडम फाइट में हुई थी उसका रेफरेंस पॉइंट कौन थे, गांधी जी। ठीक है, तो ये चीज़ें
जब किसी चीज को एक पॉइंट रेफरेंस मान लेना कि इस चीज को मान के दूसरी चीज को नोट डाउन करना, ठीक है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डिस्क्राइब विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस सिस्टम। एक रेफरेंस सिस्टम से डिस्क्राइब करते हैं। मैंने बोला ना कि आप अपना बैग उठाओगे, घर से जाओगे तो घर आपका रेफरेंस सिस्टम है। फिर आप वैन में बैठोगे तो फिर वैन के अंदर आपका बैग जो है वो मूव कर रहा है, उसकी सराउंडिंग्स बदल रही है, तो वैन आपका रेफरेंस सिस्टम हो गया। फिर आप स्कूल जाओगे तो स्कूल में स्कूल आपका रेफरेंस सिस्टम हो गया। सो ए रेफरेंस सिस्टम इज मेड ऑफ बाय टेकिंग द आर्बिट्ररी पॉइंट एज ओरिजिन एंड इमेजिनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम टू बी अटैच टू इट। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किए होंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात जब हम करते हैं, आपने ज्योमेट्री के अंदर की थी 9th 10th क्लास में, आप करते हो ये एक्स एक्सिस, ये वाई हो जाती है, ये जेड हो जाती है, आप कोई भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसके ओरिजिन के ऊपर, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, उसको उसका ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन क्या होता है, वो पॉइंट जहां से किसी चीज, कोई चीज पैदा हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम इसको रेफरेंस मान के मैं देख लेती हूँ कि आपके घर से आपका जो बस स्टैंड है वो कितनी दूर है, तो आपने कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, ठीक है। तो किसी भी चीज को, और हम बोल देते हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये इसके साथ अटैच है, ओके। And this coordinate system chosen for a given problem constitutes a reference system to it. We generally choose a coordinate system attached to Earth as a reference system for the most of the problems. हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं और अर्थ हमारी क्या कर रही है, लगातार मूव कर रही है, तो हम अर्थ को क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक जो रेफरेंस सिस्टम है वो अर्थ के ऊपर अटैच है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। सो इसमें हम क्या कर लेते हैं, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चूजन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूट्स अ रेफरेंस सिस्टम फॉर इट। हम जनरली क्या चूज करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू अर्थ एज ए रेफरेंस सिस्टम फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अर्थ के साथ अटैच, क्योंकि अर्थ के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अर्थ के साथ अटैच है उसको रेफरेंस सिस्टम मान लेते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस। ये आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने किया होगा डिस्टेंस। आप जितनी भी दूरी, सुबह घर से चले हो, बस स्टॉप गए हो, वैन में चढ़े हो, स्कूल गए हो, स्कूल से वापस चले हो, बस स्टैंड आए हो, बस स्टैंड से घर आए हो, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। जितना टोटल पाथ आप ट्रैवल कर लेते हो दैट इज नोन एज, या जितनी लेंथ आप पूरे उस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट ट्रैवल कर लेते हो दैट इज नोन एज डिस्टेंस। For a particle in motion, the total length of the actual path transverse between initial and final position of the particle is known as total path length and distance covered by the object. आपने अपने घर से लेके स्कूल तक, अपने घर से लेके स्कूल तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो पाथ लेंथ जो ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर गए हो, 10 किलोमीटर गए हो, 20 किलोमीटर गए हो, दैट इज नोन एज योर डिस्टेंस। जाके वापस आए हो, आपकी इनिशियल पोजीशन मान लो ये है, आई से इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं और एफ से फाइनल पोजीशन को। तो इनकी दूरी कितनी है, इनके बीच में कितना, जो लेंथ इनकी कितनी है, दैट इज नोन एज पाथ लेंथ, ओके। इसको बोलते हैं पाथ लेंथ या डिस्टेंस भी बोला जा सकता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ना टाइप्स ऑफ मोशन होता है। अब साइंस सिटी जाते हो तो आपको बोलते हैं, या आप थिएटर में जाते हो तो थिएटर में क्या होता है, 2 पोर्शन होते हैं, एक 3D मूवीज दिखाई जाती है और एक नीचे नॉर्मल जो हमारी मूवीज होती है 2D या वो दिखाई जाती है। 3D मूवी में आपको अलग से जो है ग्लासेस दिए जाते हैं, वो आप जब पहनते हो तो उसके बारे में आपको दिखाया जाता है। जैसे आप साइंस सिटीज़ के अंदर जाते हो तो आपको डायनासोर्स वगैरह की 3D इमेजेस जो है वो दिखाई जाती हैं। सो 3D क्या होता है, आपको बोलते हैं ना कि ये चीज़ 3D में है, 3 डायमेंशनल। आजकल घरों पे जो मार्बल्स या टाइल्स लगते हैं वो भी 3D आते हैं, वॉलपेपर्स आते हैं, बोलते हैं ये भी 3D है। आजकल मेहंदियाँ लगती हैं 3D है, सूट्स के ऊपर डिज़ाइन आते हैं, बोलते हैं 3D डिज़ाइन है, ये है वो है। तो 3D क्या होता है, सो ये 3D नहीं होता, इससे पहले 1D भी होता है, 2D भी होता है, 3D उसके बाद में आता है। अब ये D क्या होता है, तो D का मतलब होता है डायमेंशंस, ठीक है। अब 1D की बात हम क्या करते हैं कि है हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब 1 डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि एक्स भी हो, वाई हो और जेड हो, ये 3 डायमेंशंस बन गए हमारे, ठीक है। अब डायमेंशंस में क्या करते हैं, 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी की जो पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही जो चीज़ है, एक ही पैरामीटर है वो चाहिए। या तो आप उसकी लेंथ से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, या उसकी ब्रेड्थ से डिस्क्राइब कर सकते हो, या उसकी हाइट से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपको एक ही पैरामीटर चाहिए और आप वो पैरामीटर बता दोगे ना तो आपकी जो बॉडी है उसकी आपको पोजीशन मिल जाएगी। मान लो आपका घर से आपका जो बस स्टैंड है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ से आप अपनी बस पकड़ते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या बोला, घर से बस स्टैंड 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर एक ही चीज़ बोली ना आपने,
ठीक है। आपने ऐसे तो नहीं बोला कि लंबा जाओगे तो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर चौड़ा है, 10 किलोमीटर ऊंचा है, ऐसा तो नहीं बोला। आपने बोला मेरे घर से मेरा जो बस स्टैंड है वो 1 किलोमीटर दूर है। एक चीज़ हमें पता लगी एक ही चीज़ से कि 1 किलोमीटर है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। या आप बोल दो कि मेरे घर से मेरा स्कूल जो है वो 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर है तो एक चीज़ से पता लग गया ना कि आपके घर से आपका स्कूल 20 किलोमीटर है। कोई भी जाएगा उसको अंदाजा हो जाएगा कि 20 किलोमीटर पे आपका स्कूल आने वाला है। तो एक चीज़ हमने बताई। या हम बोल दें कि फलानी चीज़ इतनी चौड़ी है, उसकी 2 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो एक हमने चौड़ाई उसकी बताई। या बोल दे कि जो फलाना बंदा है वो 6 फुट लंबा है, तो उसकी लंबाई हमने हाइट बता दी, ठीक है। सो जब एक ही पैरामीटर को आप लेके चलते हो, पार्टिकल मूविंग अलोंग इन स्ट्रेट लाइन और ए पाथ इज सेड टू बी अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटी। आपकी जो ट्रेन है वो लगातार मूव करती जाती है, ठीक है। तो उसका रेलवे ट्रैक है वो सीधा सीधा है। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जब मोशन करता है, ये मान लो कोई रेलवे ट्रैक है या कोई कार है जो आपके घर से चली है आपके स्कूल तक पहुंची है, तो आप बोल दे ये है कि 20 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली पता होगा कि कार कहाँ पे है इस टाइम पे, 20 किलोमीटर दूर। आपके घर पे कोई आता है आपके पेरेंट्स के बारे में पूछने, तो बोलते हैं कि स्कूल गए तो पता है स्कूल 20 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली दिमाग में आता है कि 20 किलोमीटर दूर गई है गाड़ी, ठीक है। तो वो पोजीशन एक ही चीज़ जब उसकी डिफाइन कर देती है। अब आप ये तो नहीं बताओगे ना कि हमारी कार जो है वो 20 किलोमीटर दूर गई है, जहाँ पे आपका स्कूल है वहाँ पे कोई 10 फीट ऊपर या 20 फीट का ऊपर एक रैंप बना हुआ, उसके ऊपर आपकी कार खड़ी है और आपकी कार की चौड़ाई इतनी है। इतना तो कोई नहीं बताता ना, ठीक है। तो एक चीज़ बता दी कि स्कूल गई है या 20 किलोमीटर दूर गई है, तो वहाँ से डिफाइंड है कि आपकी चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है। सो ये आपको डिफाइन करके दिया हुआ है कि पहले आप x1 पोजीशन पे थे, उसके बाद में आप x2 पोजीशन पे आए हो। तो x1 अगर कितना था हमारे पास, x2 अगर 5 सेंटीमीटर है तो x1 कितना है यहाँ पे 2, तो 5 - 2 आपकी जो चीज़ है वो कहाँ पे होगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर के ऊपर पड़ा होगा। वन डायमेंशन का मतलब सिर्फ ओनली वन पैरामीटर, सिर्फ एक पैरामीटर जो आपकी बॉडी को कंप्लीटली डिफाइन करते। अब ये पैरामीटर का कंसेप्ट कैसे आया, देखो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए उसकी लेंथ भी चाहिए हमें और उसकी ब्रेड्थ भी चाहिए, तो यहाँ पे 2 चाहिए होते हैं ना। अगर मैं बात करूँ सर्कल की, तो हम रेडियस से डिफाइन कर सकते हैं, ओके, रेडियस से डिफाइन किया जा सकता है। अगर मैं लाइन की बात करूं तो सीधा कर लिए मैं लेंथ बता दूं कि लाइन इतनी सेंटीमीटर मेरी लंबी है। कोई रे की बात करूं तो मैं बोल दूं कि इतनी ये रे है मेरी, ठीक है। तो वन डायमेंशनल वो होती है जहां पे सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए होता है। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए, यानी कि क्या हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया, ओके। हमारा 2 डायमेंशनल पे हो जाएगा। तो 2 डायमेंशनल क्या होता है, अंडरगो 2 डायमेंशनल मोशन कब करेगा, जब वो प्लेन के अंदर मूव करती है। जब तो आपकी बॉडी कोई एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल। जब वो किसी एक प्लेन में मूव करे, चाहे वो XY प्लेन है, YZ प्लेन है, ZX प्लेन है, उसके अंदर अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो आपको ये भी पता होना कि यहाँ से कितनी दूर है और यहाँ से, मान लो आपकी बॉडी यहाँ पे पड़ी है, तो आप देखोगे कि x एक्सिस पे यहाँ से वो कहाँ पे है, फिर y एक्सिस से वो कहाँ पे है। तो आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की नॉलेज चाहिए ना, ठीक है, दोनों की नॉलेज चाहिए। दैट मीन्स कि 2 डायमेंशनल। जब आपकी बॉडी क्या कर रही है, फ्रीली जो है, मान लो आप यू कैन से कि आपने कोई बॉल उठाई और छत से नीचे फेंकी। अब छत से नीचे फेंकी तो उसकी पोजीशन को, मान लो ये बॉल इसने फेंकी है, मैं मान लूँ कि यहाँ पे मैंने इसको बताना है कि मेरी बॉडी यहाँ पे है, तो पहले मैं यहाँ से देखूँगी कितनी दूरी पे है, फिर मैं यहाँ से देखूँगी कितनी दूरी पे है। तो मेरे को ये वाला डाटा भी तो चाहिए और ये वाला डाटा भी तो चाहिए, तो 2 पैरामीटर्स चाहिए ना, तो दैट इज़ नोन एज 2 डायमेंशंस। जैसे मैंने रेक्टेंगल की एग्जाम्पल दी आपको, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए, ओके, तो दैट इज़ नोन एज 2 डायमेंशनल। सो नेक्स्ट बात करते हैं 3 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एरोप्लेन है जो उड़ता हुआ आ रहा है आकाश के अंदर, कोई रॉकेट है उसको जो लॉन्च किया आकाश के अंदर, दैट इज नोन एज 3 डायमेंशन, ओके। या आपका कोई रूम है, उसके बीच में कोई आपने टेबल वगैरह रखा, तो उसकी पोजीशन अगर आपने बतानी है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे आपका रूम होता है। या आप नॉर्मली अगर मैं बात लेके चलूँ तो आप क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड, इसमें लेंथ भी पता होनी चाहिए, ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए और हाइट भी पता होनी चाहिए, तब जाके आपका क्यूबॉइड बनता है। तो टोटल कितने हो गए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 पैरामीटर्स होंगे। 3D का मतलब जब 3 पैरामीटर्स आपको चाहिए होते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस, जब लाइन में मूव करता है 1 डायमेंशन, जब प्लेन में मूव करता है 2 डायमेंशनल, और जब स्पेस में मूव करता है दैट इज 3 डायमेंशनल।
ठीक है, उसको बोला जाता है थ्री डिमेंशन, जब स्पेस में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए काइट इन द स्काई, पतंग उड़ाते हो आप, वो एग्जाम्पल है। एरोप्लेन कोई जहाज उड़ता हुआ आ रहा है, वो जो है वो थ्री डिमेंशनल है, क्योंकि उसमें आपको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस चाहिए। उसमें तीन चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी डिफाइन करने के लिए। अगर आपका कोई रूम है, ऐसे आपका रूम होता है क्यूबॉइड शेप का, अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ रख दूँ तो पहले आपको देखना पड़ेगा ये कितनी ऊपर है, फिर यहाँ से कितनी दूर है, फिर यहाँ से कितनी दूर है। तो तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, दैट इज़ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यानी कि या अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, दैट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपकी बॉडी अगर ये यहाँ पे पड़ी है तो ये जेड से भी दूरी देखेगी कितनी है, एक्स से भी पता करनी पड़ेगी और वाई से भी पता करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि आपका ऑब्जेक्ट बेसिकली है कहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब क्या है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या होती है, अब इसमें देखो आपको गिवन ही दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आप ना जब डिस्टेंस की बात करते हो ना तो वहाँ पे डायरेक्शन नहीं आती। आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई भी दूरी जो है वो तय कर लो, कोई भी जो लेंथ है वो कवर कर लो कोई, ठीक है, वो डिस्टेंस बन जाएगा। पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब आप कवर करोगे ना तब क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। मैंने आपको बोला आपके हाउस से, आपके घर से आपका स्कूल जो है वो 20 किलोमीटर है। कितना है? 20 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। बट यही मैं बोल दूं ना कि आपके घर से आपका स्कूल जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट में है, पूर्व में है या पश्चिम में है, किधर भी है, चारों डायरेक्शन में ईस्ट में है। अब ये डिस्प्लेसमेंट बन गई, अब ये डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट बन गया। अगर आपका घर आपके स्कूल से 20 किलोमीटर दूर है, दैट इज डिस्टेंस। अगर आप बोल दो कि आपके घर से आपका स्कूल 20 किलोमीटर दूर है इन ईस्ट, पूर्व दिशा में, डायरेक्शन आ गई ना, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज अ वेक्टर ड्रान फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो आपने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी थी जब मैंने आपको जब आप 9th क्लास में पढ़ते हो तब भी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अभी के लिए इतना समझ लो कि स्केलर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी कि 20 किलोमीटर। वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे 20 किलोमीटर ईस्ट के अंदर, 40 किलोमीटर वेस्ट के अंदर, जब डायरेक्शन आपको दी होती है, ठीक है। तो ये एक मेन फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ एक पूरी एग्जांपल्स के साथ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं। एग्जांपल ये दी हुई है, एक कोई बच्चा है, वो ए से बी पॉइंट पे गया 50 मीटर, बी से सी पे गया 30 मीटर, यहाँ पे आएगा 50 मीटर और वापस इस पॉइंट पे अगर ए पे आया तो फिर कितना चला? 30 मीटर। सो ए मैन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन सी एंड फाइनली टू पॉइंट डी एज शोन इन द ऑपोजिट डायग्राम। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द मैन। अब एक बंदा जो है, अब डिस्टेंस हमने निकालना है। उसने बोला कि एक बंदा जो है वो मूव किया ए से बी, बी से सी और सी से डी। डिस्टेंस निकालना है तो 50 + 30, अब ये रेक्टेंगल है तो ये वाली साइड भी 50 होगी, तो 50 + 50 इज 100 और 100 + 30 इज 130 मीटर। इसी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, अब इसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट तो 30 मीटर ही है। कहाँ 130 मीटर का डिस्टेंस और कहाँ सिर्फ 30 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, कैसे पॉसिबल हुआ ये? सो एक चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताई है, ये डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। छोटे से छोटा पाथ जो आप कवर करते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात अगर मैं समझाऊं तो 30 कैसे आई? आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, आपको पता है कि रेक्टेंगल में ये जो एंगल्स बनते हैं ये 90 डिग्री के बनते हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, एक लाइन यहाँ पे लगा दी, तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जहाँ पे आपने हाइपोटेन्यूज निकालनी है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मैंने आपको करवाया था
मैथमेटिकल टूल में बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकाल लो। अगर ये है केस जब आपको सी पॉइंट पे जाना हो, बट अब इसने हमें बोला कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया। अब ये तो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट में ये क्या करेगा, ए से उठेगा और डायरेक्ट डी पे पहुंचेगा, और ए और डी का डिस्टेंस कितना होगा, ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा, तो आंसर आ गया। बट अगर आपको सी पॉइंट पे दे दे तो सी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी पॉइंट। ए से उठा सीधा सी पे जाएगा, एक शॉर्टकट देखेगा, दैट शॉर्टकट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, छोटे से छोटा रास्ता या कम से कम दूरी को जब आप ट्रैवल करते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो अब इसने बोला था कि ए से बी, बी से सी और सी से डी जाना है, तो ये क्या करेगा, यहां से मुड़ेगा और सीधा डी पे पहुंच जाएगा। अब ये 30 है तो रेक्टेंगल की ये वाली साइड भी तो इक्वल होती है, तो आंसर कितना आएगा, 30। इज इट क्लियर? तो ये जो आपको रेड कलर से दिखाया हुआ है दैट इज योर डिस्टेंस, बट ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस की। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं लिख भी देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार 3-4 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। पहली बार डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैवल रिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जितनी भी आप टोटल दूरी को तय करते हो ना, दैट इज नोन एज योर डिस्टेंस। जिधर मर्जी जाओ, जिस मर्जी डायरेक्शन में जाओ, जो आपने दूरी तय कर ली वो आपकी होती है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो कम से कम दूरी आप तय करोगे दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होती है, दोनों की मीटर ही होती है। कॉमन यूनिट्स जो हम यूज करते हैं किलोमीटर और सेंटीमीटर, दोनों के अंदर यही यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज पता लगी। अब एक चीज याद रखो कि आपका जो डिस्टेंस है ना, मान लो इसको अगर मैं एस से लिखती हूँ या डी से लिख लेती हूँ, तो आपका जो डिस्टेंस है ना दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 हो सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको मान लो अगर मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दूं मैं इसको, ठीक है, ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है ना एस, वो 0 हो सकती है। अब क्यों 0 हो सकती है, कब 0 हो सकती है, उसका रीज़न ये है कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब आप इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाते हो ना, इनिशियल से फाइनल गए और फाइनल से वापस इनिशियल पे आ जाते हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है उसी पाथ को फॉलो करके, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है, डिस्टेंस आपका जो होता है एक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर 0 भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर आप उसी सेम पाथ से जिससे इनिशियल टू फाइनल गए थे, फाइनल से इनिशियल पे आ जाते हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। और अगर आप क्या करते हो कि ये आपका डिस्टेंस था इनिशियल से फाइनल पोजीशन, अब फाइनल से इनिशियल वापस आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट 0, और इससे थोड़ा सा आगे अगर निकल जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। मतलब आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर ना आके घर से थोड़े से आगे चले गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है अब इस केस में। ओके, सो ये थोड़ी सी बातें आपने याद रखनी है डिस्प्लेसमेंट के केस पे, ठीक है। अगर मैं ऊपर आपको एग्जांपल देके बताऊं तो ये बंदा जो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी जाके वापस अगर ए पे आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। ओके, जब आप अपने फाइनल से इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाते हो उसी रास्ते को फॉलो करके, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाती है। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड की बात हम करेंगे और अलग अलग तरह के मोशन की बात हम करेंगे। सो ये आपको जो है सारे जो है नोट्स की फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन में, आप इनको चेक कर लेना, उससे वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हो। इजी पॉइंट्स जो है विद एग्जांपल्स मैंने आपको निकाल के दिए। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत ईजी आपने 9th क्लास के अंदर किया हुआ है। सो उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं।